लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से जब हम सोल्व करते हैं तो कई बार हमें इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है कि जो मिनिमम रेशो है वो एक से ज़्यादा रो में आ जाती है। आउटगोइंग वेक्टर या की रो पता करने के लिए हम जब मिनिमम रेशो लेते हैं तो वो एक से ज़्यादा रो में आ जाती है। जब ये प्रॉब्लम आती है तब अगर हम किसी भी एक रो को लेकर स्टार्ट करें तो कई बार वो साइक्लिंग प्रॉब्लम बन जाती है, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर ऐसे आते हैं कि वो रिपीट हो जाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। जो इनकमिंग होगा वही नेक्स्ट टेबल में आउटगोइंग होगा और जो आउटगोइंग है वो नेक्स्ट टेबल में इनकमिंग होगा, तो वो एक साइकिल बना लेते हैं। इस साइक्लिंग प्रोसेस को रोकने का जो मेथड है वही है रिजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी। रिजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी। तो हम जो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आते हैं उन्हें हम कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। अब हम पहले ये समझते हैं कि डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है क्या। तो जब हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं उनमें जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, अगर उनमें कम से कम कोई एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है। तो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिसमें कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो है। इफ एट लीस्ट one of the basic variables is zero, then basic feasible solution is called degenerate basic feasible solution. अब ये डीजेनरेसी दो तरह से क्वेश्चन में आती है। फर्स्ट केस ये है, the degeneracy appear at very first iteration when some component of b is zero. ये पहले ही टेबल में डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, पहले ही आइट्रेशन में मिलेगा। कब? जब जो b है, जो रिक्वायरमेंट वेक्टर जिसे हम नाम देते हैं, इन b में से कोई एक जीरो हो जाए। तो जैसे हमने ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ली है जिसमें हमने स्लैक वेरिएबल x3, x4, x5 लिए हैं और इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद अब जब हम इसमें सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अब सपोज कीजिए यहां पर b1 की वैल्यू जीरो होती तो हमें x3 की वैल्यू जीरो मिल रही होती और यहां पर x3 और ये जीरो होता, यानी इसकी वैल्यू जीरो। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनमें से एक जीरो होता। या सपोज कीजिए कि हमारे पास x5 की वैल्यू जो है वो जीरो होती, यहां पर 12 ना होकर जीरो होता, तो हम कहते हैं कि x5 की वैल्यू जीरो है तो यहां पर फिर जीरो होता। तो पहले ही टेबल में एक बेसिक वेरिएबल जीरो होता। तो फर्स्ट आइट्रेशन में कब डीजेनरेसी होगी, कब डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा? तब मिलेगा जब इनमें से कोई कंपोनेंट जीरो हो जाए। तो यहां पर सबसे पहली टेबल में तभी हो सकती है डीजेनरेसी जब कोई इनका कंपोनेंट जीरो हो। दूसरा केस क्या है? इफ नन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी इज जीरो, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, इसमें कोई भी बी का कंपोनेंट जीरो नहीं है। एंड मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक, और जो मिनिमम रेशियो है वो लेकिन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं 2 जो है वो दो रो में आया है, दो मिनिमम रेशियो मिली हैं जो इक्वल हैं। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बाउंड टू बी डीजेनरेट। तब तो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, निश्चित है कि जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टेबल में दो रेशियो इक्वल आ गई हैं, तो
तो इससे जो नेक्स्ट हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो एक बेसिक वेरिएबल 0 है। तो जो बेसिक वेरिएबल 0 हो गया एक, इट मीन्स यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन लिखा है ये डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर ये इसी टेबल में यहीं पर डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हो गया होता है तो हम कह देते हैं कि अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से मिला है। अगर आपके पास डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जरूरी नहीं वो डीजेनरेट ही हो, वो नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी बन सकता है आगे की टेबल्स में या आगे के आइटरेशंस में। तो अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डीजेनरेट है तब आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो दोनों तरह से पॉसिबल है कि वो वैल्यू z की इंक्रीज करता जाए, z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अलग आएगा और वो नॉन डीजेनरेट होगा, या ये भी होगा कि वहां पर डीजेनरेट भी सॉल्यूशन मिल सकता है। यहां पर इस की कैलकुलेशन जो है वो सेम सिंप्लेक्स टेबल जो बनती हैं वही है, इसलिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से अब हम इसको रिमूव करते हैं साइक्लिंग प्रोसेस को। तो साइक्लिंग प्रोसेस को किस तरह से रिमूव किया जाए। फर्स्ट टेबल हमने ली है, बेसिस में 3 4 5 हैं, उनकी कॉस्ट 0 है। यहाँ पर x3 की वैल्यू 2, x4 की वैल्यू 10 है, x5 की वैल्यू 12 है, और ये हमने कॉलम वाइज सारी एंट्री कर दी है। अब किस तरह से रिमूव करना है उसे समझते हैं। पहला स्टेप होता है select the rows for which the minimum non negative ratio is same। सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट करिए, उन रोज को सेलेक्ट करिए जिन रोज में मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो सेम हो गई है। तो यहां पर दो रो ऐसी हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिन दोनों में मिनिमम रेशियो सेम हो गई है। नेक्स्ट है नाउ अरेंज द कॉलम सो दैट the column forming the original unit come first in proper orders। तो इसको अच्छे से समझें आप। now arrange the column, कॉलम को इस तरह से अरेंज करें, column forming the original unit come first। तो जो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका जो पहला कॉलम है 1 0 0 उसे आप पहले लिखें। यानी अब हम इन जो पहले कॉलम लिखे जाते हैं उन कॉलम्स को फिर से नया नाम दे रहे हैं। और पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन पहले आएगा, जैसे कि यूनिट कम फर्स्ट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिटी में पहला कॉलम 1 0 0। तो जो यहाँ पर 1 0 0 है, जैसे हम पहले थर्ड कॉलम कह रहे थे, अब उसे हम फर्स्ट कॉलम कह रहे हैं। और जो सेकंड कॉलम है आइडेंटिटी का 0 1 0, अब उसे सेकंड कॉलम कह रहे हैं। और जो थर्ड है 0 0 1 उसे हम थर्ड कॉलम कह रहे हैं। बाकी कॉलम्स को आगे के आप नाम दे सकते हैं, y4 y5 जो भी आगे नाम आएंगे। लेकिन रूल ये है कि जो आइडेंटिटी वाले प्रॉपर ऑर्डर में कॉलम्स हैं वो स्टार्टिंग में आएंगे, सबसे पहले वही आएंगे। तो हमने सबसे पहले 1 0 0 को डिफाइन कर दिया y1 और ऊपर बार लगा दिया, इसलिए कि ये पहले वाले जो y1 y2 y3 वाले कॉलम थे, वेक्टर्स थे, वो नहीं है, ये नए नाम हमने दिए हैं, तो इनके ऊपर बार लगा दिया गया है। y1 बार पहला कॉलम 1 0 0, y2 बार सेकंड कॉलम 0 1 0, y3 बार नेक्स्ट कॉलम 0 0 1, और उसके बाद हमने y4 बार y5 बार लिख दिया है। अब हम इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो डेल्टा जे पता कर लेते हैं, और हमने देखा कि जो डेल्टा जे है वो मैक्सिमम आ रहा है फर्स्ट कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम को लेकर हमने मिनिमम रेशियो बनाई है, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों रो में ही मिनिमम आ गई हैं 2। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में से हमें किसे सेलेक्ट करना है, ये क्या प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं, नाउ कंप्यूट द मिनिमम रेशियो। अब नाम देने के बाद
नाम देने के बाद हम उसमें एक मिनिमम रेशो पता करेंगे। कैसे मिनिमम रेशो पता करेंगे? फर्स्ट कॉलम, ये जो आपने नए नाम दिए हैं उनमें जो फर्स्ट कॉलम है अपॉन की कॉलम, जो इसमें की कॉलम आपने पहले लिया है इनकमिंग वेक्टर, आप उसको डिवाइड करके देखेंगे और चेक करेंगे कि अब मिनिमम रेशो किसमें बनती है। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास y1 बार है वो यहाँ पर जो पहले y3 था, तो अब हम पता कर रहे हैं मिनिमम रेशो किसमें? y1 बार, जो यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट कॉलम, नए कॉलम में जो नंबर दिए हैं उनमें फर्स्ट, और अपॉन में क्या है? की कॉलम। की कॉलम कौन सा है? यहाँ पर y4 बार। अब हम नए वाले में लिख रहे हैं इनमें मिनिमम। और ये भी ध्यान रखें कि हम केवल जो पहली जो दोनों रो हैं केवल उन्हीं को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम रेशो है वो केवल इन दोनों में है, इनमें हमें कंफ्यूजन है, तो थर्ड वाले में हम उनको नाम नहीं दे रहे हैं। एलिमेंट्स को कैसे नाम दिया? जैसे हमने इसको फर्स्ट कॉलम नाम दे दिया था, तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट किया 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, y21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन उस नाम को हमने थर्ड वाली रो में नहीं दिया है, और उसका रीजन ये है कि हमें केवल इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, इसको नहीं लेना है। इसी तरह से सेकंड वाले कॉलम में लिया y12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लेकिन फिर से हमने थर्ड में नाम नहीं लिया है, नाम नहीं दिया है क्योंकि वहां उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना। तो जिनमें इक्वल मिनिमम रेशो है हम केवल उन्हीं को लेकर चलते हैं। फाइंड द मिनिमम रेशो ओनली फॉर द रोज, केवल उन रो के लिए फॉर विच द मिनिमम रेशो वाज नॉट यूनिक, जिनके लिए मिनिमम रेशो यूनिक नहीं है हम उनके लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो नाम देने के बाद अब हम देते हैं मिनिमम y1 बार। अब y1 में जो कॉलम है 1 0 अपॉन, और जो इनकमिंग वेक्टर है 1 5 इक्वल टू मिनिमम 1 0। अब ये जो 0 आया है ये मिनिमम है, और जो 0 मिनिमम आया है ये किस कॉलम में आया है? तो हम देख रहे हैं कि ये तो आया था 1/1 इससे, और ये है 0/5। तो 0/5 से किस में आया? ये सेकंड रो है, तो जो सेकंड रो है ये हमारे लिए आउटगोइंग है, यानी y4 आउटगोइंग वेक्टर हो गया। आउटगोइंग वेक्टर इज y4, तो जो y4 है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, तो 5 हमारा की एलिमेंट है। अब नेक्स्ट टेबल जैसे पहले बनती थी कि जो की एलिमेंट है उसे हम 1 बनाएंगे, और जो उसके साथ वाले एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाएंगे, जैसा हम यूजुअली इससे पहले सिंप्लेक्स टेबल में करते रहे हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल अगर आपको नहीं आती है तो आप जो सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो है उस पर जाकर के आप टेबल बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये तभी उसके बाद ही समझ में आएगा। इस तरह से कंप्लीट टेबल के बाद जहां पर डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है, वहां पर जेड की जो वैल्यू मिलती है वो आपके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मैक्सिमम जेड है। डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में ही ये पॉसिबिलिटी है कि जो जेड की वैल्यू है यहां पर देखिए दोनों टेबल में सेम आ गई है, इंप्रूव नहीं की है। तो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में ये भी हो सकता है कि कई बार जेड की वैल्यू इंप्रूव नहीं करती है, सेम रहती है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती है। कम कभी नहीं होगी, या तो सेम बनेगी या इंप्रूव करती है। अगर कोई डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो फाइनल आंसर उसका
डीजेनरेट भी हो सकता है और नॉन डीजेनरेट भी हो सकता है।